नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल मेरे प्यारे टीचर्स। तो कैसे हैं? लास्ट हमारी क्लास काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार रही। उसमें हमने एक टॉपिक को कवर कर दिया था। अब आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो हमारी जो बुक चल रही थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें हमने जो भी संवैधानिक प्रावधान थे, बाल अधिकार थे और उसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो था उसको कम्प्लीटली हमने कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियां। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो आयोग गठित किए गए हैं और समितियां बनाई हैं उनको हम इस क्लास में आज कवर करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेंगे ताकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, कि लॉर्ड मैकाले किस तरीके की शिक्षा नीति को लेके आए थे। वुड का घोषणा पत्र देखेंगे, उसके बाद हंटर आयोग को देखेंगे और उसके बाद हम ऑकलैंड और कर्जन का क्या योगदान रहा है प्राथमिक शिक्षा के लिए, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद एज यूजुअल जैसे ही ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उसके बाद हम एक जानदार सी इनकी एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1813 का एक आज्ञा पत्र आता है। तो उसके आने से पहले की क्या परिस्थितियां चल रही थी कि 1765 तक जो कंपनी की शिक्षा नीति थी वो प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। कंपनी ये मानती थी कि भारतीयों के ऊपर ज़्यादा क्यों ही पैसा खर्च करना है उनकी शिक्षा को लेके, सीधे क्या करो, इनको जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इनको प्रोवाइड कराओ, दैट्स इनफ फॉर ऑल दैट। लेकिन 1765 के बाद इनको क्या होता है, ये महसूस होता है कि कंपनी बढ़ी तो उनको वर्कर्स भी चाहिए थे, यानी कि अब उन्हें भारतीयों की मदद लेनी थी। लेकिन भारतीय उनकी भाषाओं को समझने में, उनकी लैंग्वेज को समझने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। देन इनको ये फील होने लगा कि अब सारे वर्कर्स हम इंग्लैंड से तो लेके नहीं आ सकते हैं, हमको भारतीयों को थोड़ी उच्च शिक्षा भी देनी होगी। इसीलिए क्या होता है कि 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा और 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। मदरसे में इन्होंने स्थापना की जिससे कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ आके पढ़ सकें। संस्कृत कॉलेज जो स्थापित किया वहाँ पे आके हिंदू अपनी आगे की पढ़ाई को कर सकें और थोड़ा सा क्या कर सकें, उनके काम में सहयोग कर सकें। आगे क्या होता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, उस टाइम पे गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, तो उन्होंने 1800 में कलकत्ता नगर में फोर्ट विलियम की स्थापना की। इस कॉलेज का नाम याद रखेंगे, कब हुई है ये? 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। अब यहाँ पे 1813 में तो आज्ञा पत्र ही आ जाता है। उसके बाद में 1818 में एक पूना संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी कवर कर लिया है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में इसका ईयर पूछ लिया जाता है कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई है, तो 1818 में की गई है। क्योंकि हम बनारस के संस्कृत कॉलेज से कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो 1791 में हुआ है, जबकि जो पूना का संस्कृत कॉलेज है वो 1818 में स्थापना की गई है। अब आगे क्या होता है कि 1813 का आज्ञा पत्र देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या था। तो सन 1813 में एक पत्र आता है जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब इस पत्र ने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात कर दिया। अभी तक हम क्या अरबी और संस्कृत इन सारी भाषाओं को अपनी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इंडिया में इनको सीख रहे थे, लेकिन इस आज्ञा पत्र ने क्या कर दिया कि अंग्रेजी को भी यहाँ पे डाल दिया कि भाई अंग्रेजी भी इन लोगों को पढ़ाओ, क्योंकि हमको इन्हें अपने फ्यूचर में काम में लेना है, देन इनको इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है कि भारतीय शिक्षा एक नई दिशा में मुड़ जाती है और देखिए तब से ऐसी मुड़ी कि आज भी हम इंग्लिश को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोई इंसान अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हम उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है, अगर आप इंग्लिश के विद्वान हैं या हिंदी के अच्छे विद्वान हैं तब भी आप कहीं विद्वान ही जाएंगे। ये सारी चीज़ें भी अभी इसमें हमें डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब यहीं पर क्या होता है, इस आज्ञा पत्र में बोला गया कि शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको व्यय करने का आदेश दिया गया। यहाँ बोला गया कंपनी से कि आप क्या करिए, कम से कम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च कीजिए और भारतीयों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। अब जैसे ही यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात आती है तो यहाँ एक सामने विवाद देखने के लिए मिलता है जिसको बोला जाता है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। अब प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बेसिकली क्या था, तो ये दो ग्रुप्स थे जो कि बाद में दो मुख्य दल बन गए, एक प्राच्यवादी कहलाए, दूसरे पाश्चात्यवादी कहलाए। अब प्राच्यवादी वो थे
जो बोलते थे कि जो भारतीयों की शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्राचीन। प्राच्य का मतलब प्राचीन, यानी प्राचीन आधार होना चाहिए, यानी कि अरबी और संस्कृत, इनको ही बेस मान के क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे कि आपका जेम्स प्रिंसेप, इसके आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रिंसेप इस चीज के समर्थन में थे, क्योंकि प्रिंसेप एक प्राच्यवादी थे। वहीं पाश्चात्यवादी कौन थे, तो पाश्चात्यवादियों का ये मानना था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो आधुनिक और अंग्रेजी आधारित होनी चाहिए। उसका अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों का एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय हो जाएंगे आपके, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि अगर भारतीयों को मॉडर्न बनना है, उनको आधुनिक बनना है, तो अंग्रेजी में उनको शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये क्या था, तो ये दोनों दल के बारे में हमने बता दिया, एक प्राच्यवादी हो गए, दूसरे पाश्चात्यवादी हो गए। इंग्लिश में प्राच्यवादियों को हम ओरिएंटलिस्ट बोलते थे और पाश्चात्यवादियों को हम ऑक्सीडेंटलिस्ट बोलते थे। अब प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का ये विवाद लगभग 1834 तक चलता रहा, और इसको किस तरीके से फिर अंत हुआ है, इस चीज को भी हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये 1813 का जो आज्ञा पत्र था इसको समझ में आ गया होगा कि 1813 में ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आया। उसके बाद इसमें ही बोल दिया गया कि अब भारतीयों की जो शिक्षा प्रारंभ होगी उसमें अंग्रेजी भाषा को भी क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष हमको कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करना है। अब 1 लाख रुपए के जब खर्चे की बात आई तो यहाँ से दो धाराएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, एक प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी, जिनमें से प्राच्यवादी ये मानते थे कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्राचीन बेस्ड होनी चाहिए, और पाश्चात्यवादियों का मानना था कि शिक्षा आधुनिक और अंग्रेजी भाषा पे आधारित होनी चाहिए। और लास्ट में हम इसको देखेंगे कि 1834 में किस तरीके से ये समाप्त हो जाता है विवाद। आगे क्या होता है, मैकाले का विवरण पत्र आता है। अब मैकाले का विवरण पत्र कैसे आता है, तो 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। आपको पता ही जाता है कि भारत में जो पहले आईपीसी सीआरपीसी चलती थी उसके लेखाकार कौन रहे हैं, लॉर्ड मैकाले ही रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भारत में जो भी कानून होते थे या फिर जो भी निर्णय लिए जाते थे तो वो कैसे होते थे, या तो वो मुस्लिम आपके जो लॉ होते थे उनसे होते थे या फिर हिंदुओं के लॉ से होते थे। तो यहाँ पे इसीलिए इनको बुलाया गया था लॉर्ड मैकाले को कि बेसिकली ये यहाँ के आके यहाँ की कानून व्यवस्था को थोड़ा सा फ्रेम करें कि किस तरीके की यहाँ कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो 10 जून 1834 को ये आते हैं। अब बेंटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति भी बना दिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि मैकाले ने 1813 के चार्टर की धारा 43, 1813 को जो चार्टर आया, अभी हमने जिस आज्ञा पत्र की बात की, तो इसमें जो धारा 43 थी जिसमें 1 लाख रुपए का जिक्र भी किया गया था, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में समझा है, तो उल्लिखित 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की विधि और दोनों पक्षों के बयानों का सावधानी पूर्वक पहले इन्होंने अध्ययन किया और अपने प्रसिद्ध मिनट का मतलब यहाँ पे ये मैकाले का जो विवरण पत्र है उसको मैकालेज मिनट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस मिनट में अपनी सलाह लिखी और इसे 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिक को भेज दिया। देखो जो होशियार लोग होते हैं उनका यही काम होता है कि हम भाई अपना क्या करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हमारे जो सीनियर अथॉरिटीज़ होते हैं उनको भेज देते हैं, भैया अब आपकी मर्जी है कि आप इसको फॉलो कराओ या फिर ना कराओ। तो इन्होंने क्या क्या अपने लिख के भेजा है, तो मिनट में 1813 के चार्टर की धारा 43 की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से की है लॉर्ड मैकाले ने कि सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि आपको 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो कहाँ खर्च करनी है। इस राशि को आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मतलब शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, चाहे आप फिर वो प्राच्यवादियों के पक्ष में करिए चाहे वो पाश्चात्यवादियों के पक्ष में करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि साहित्य शब्द में न केवल अरबी और संस्कृत साहित्य बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी शामिल हो सकता है। इसमें जो शब्द साहित्य यूज किया गया था तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए केवल केवल अरबी और संस्कृत साहित्य का ही उपयोग किया जाए, उसके लिए आप अंग्रेजी साहित्य भी उसमें शामिल हो सकते हैं। एक भारतीय विद्वान अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान होने के साथ साथ एक मुस्लिम मौलवी और एक संस्कृत पंडित भी हो सकता है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अरबी भाषा का ही ज्ञान होना आवश्यक है, और आप संस्कृत के पंडित हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी का ज्ञान होना आवश्यक है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप अंग्रेजी भाषा में भी विद्वता हासिल कर सकते हैं।
आगे क्या होता है कि मैकाले के सुझाव पर तैयार की गई शिक्षा नीति की कुछ कमियां, तो उन्होंने जो सुझाव दिए उस पर एक शिक्षा नीति तैयार की गई। अब उसकी कमियां क्या थी, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो भारतीयों के बीच फूट के बीज बो दिए। ये जो नीति आई इसने भारतीयों के बीच में क्या कर दिया, एक जो फूट के बीज थे उनको बो दिया था, क्योंकि लोगों के अंदर अब क्या आने लगे थे, विवाद आने लगे थे। क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो ये चाहते थे कि हमारी शिक्षा पे ज़्यादा व्यय किया जाए, हिंदू चाहते थे हमारी शिक्षा पे ज़्यादा व्यय किया जाए, जबकि अंग्रेज़ों की सीधी नीति थी कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यय करना चाहते थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में करना चाहते थे। भारतीय साहित्य और संस्कृति की उपेक्षा की गई। यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया अपेक्षाकृत अरबी भाषा और संस्कृत भाषा को, यानी कि भारतीय साहित्य को कंप्लीटली नकार दिया गया। मैकाले का एक फेमस कोट भी आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे मैकाले संपूर्ण भारतीय साहित्य की जो तुलना है वो ब्रिटेन की लाइब्रेरी की एक अलमारी से करते हैं। इसको आपने सभी ने सुन रखा होगा। आगे क्या होता है कि भारतीय धर्म की उपेक्षा की गई। सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किया गया तो वो भारतीय धर्म को किया गया था इस सुझाव में। भारत पर विदेशी सभ्यता थोप दी गई। अब यहाँ विदेशी सभ्यता की बात किसके ऊपर कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर। तो यहाँ की जो एजुकेशन थी वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगी थी और कंप्लीटली इसको क्या कर दिया गया, भारतीय सभ्यता के ऊपर थोप दिया गया था। भारत में एक शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को मजबूत करेगा, यानी कि सीधा सा उनका उद्देश्य था कि हम इनको अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, यानी ये बाहर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन इनकी मानसिकता जो होगी वो कैसी होगी, अंग्रेजों की तरीके से होगी, और फ्यूचर में अंग्रेजों के लिए कैसे साबित होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। ये सारा कुछ उद्देश्य था, ये कमियां थी मैकाले की। अब मैकाले की शिक्षा नीति के कुछ अच्छे प्रभाव भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ अच्छे प्रभाव नहीं रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ खराब पहलू होते हैं तो कुछ अच्छे पहलू होते हैं। कोई भी कंप्लीटली गुड नहीं होता है, कोई भी कंप्लीटली बैड नहीं होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। आप बुराइयों को ज़्यादा देख रहे हैं तो आपको बुराइयाँ दिखेंगी, आपको अच्छाइयाँ को ज़्यादा देख रहे हैं तो आपको अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो यहाँ पे इसके क्या अच्छे प्रभाव थे, तो पहला यहाँ पे प्रभाव था कि भारत के लिए व्यापक ज्ञान के द्वार खोलना। यहाँ से भारत के लिए जो ज्ञान के द्वार थे वो खुल गए थे। अब भारतीय जो थे वो अपनी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी इंटरेस्ट लेने लगे थे और ग्रो करने के उनके सामने कई सारे अवसर खुल चुके थे। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना की नींव रखना, आज के समय में हम जो शिक्षा पढ़ रहे हैं उसकी नींव वहीं से रखी गई थी। भारत में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, यहाँ से क्या हुआ, जब इंडियंस ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, कंपनी के साथ बैठने लगे, काम करने लगे, देन उनके माइंड में जो राजनीतिक जागरूकता थी वो भी कहीं ना कहीं जन्म लेने लगी। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार की शिक्षा नीति की घोषणा निम्नलिखित शब्दों में की। तो विलियम बेंटिंक के शब्द क्या थे कि शिक्षा के लिए आवंटित संपूर्ण निधि का सर्वोत्तम उपयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। यानी अब यहाँ पे विलियम बेंटिक ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो 43वीं धारा में 1 लाख रुपए है, हम उसका अधिकतम उपयोग है वो किस के लिए करेंगे, तो अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए करेंगे और अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने के लिए करने वाले हैं। अब पूर्वी पश्चिमी विवाद का अंत, यही हम प्राच्य और पाश्चात्य जो है उसका किस तरीके से अंत होता है। तो 1839 में क्या होता है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। 1839 में ऑकलैंड आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बनके, और ऑकलैंड ने यह फैसला किया कि अगर प्राच्य शिक्षा पर कुछ और पैसा खर्च किया जाए तो प्राच्यविद अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। यानी जो प्राच्यविद थे जो ये चाहते थे कि हमको एंशियंट टाइप से क्या कराई जाए, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए अरबी, और उसके लिए तो ये लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड ने बोला कि ठीक है, हम आपको थोड़ा सा और धनराशि का सहयोग दे देंगे, तो क्या आप अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या कि प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने की यहाँ पे घोषणा की जाती है, और इस तरीके से ये जो विवाद होता है वो फाइनली समाप्त हो जाता है। वुड का डिस्पैच देख लेते हैं कि वुड का डिस्पैच क्या था, इसके बाद अगला टॉपिक यही है। तो सर चार्ल्स वुड कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो नियंत्रण कंट्रोल करने वाली एक कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे। 1854 में उन्होंने एक लेख के माध्यम से भारतीय शिक्षा नीति प्रकाशित की। उन्होंने जनरली
अपना एक लेख निकाला जिसमें उन्होंने ये सजेशंस दिए थे कि भारत की जो शिक्षा नीति होनी चाहिए वो एक्चुअली होनी किससे कैसी चाहिए। अब इस पत्र को उनके नाम पर ही वुड डिस्पैच बोल दिया गया, क्योंकि इसने वुड को निकाला था तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, उनके नाम पे इसको वुड डिस्पैच बोल दिया। बेसिकली डिस्पैच का मतलब होता है आपूर्ति करना। तो वुड ने किस तरीके से जो कमियां थी उनको सामने रखा था, उनकी किस तरीके से आपूर्ति की जाएगी, यानी बहुत तरीके से हम सोच सकते हैं। बेसिकली इसका नाम जो रख दिया गया वो क्या रख दिया गया, इसको वुड डिस्पैच बोला गया। तो ये 1854 में प्रकाशित हुआ था। अब वुड डिस्पैच 100 पैराग्राफ का एक लंबा दस्तावेज था। सोचिए कितना ज़्यादा वुड ने इसके बारे में सोचा होगा, कितनी रिसर्च करी होगी कि इन्होंने 100 पैराग्राफ का एक लंबा दस्तावेज लिखा था जिसमें भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें दी गई थी। यानी उन्होंने जितनी भी हो सकती थी समस्याएं उस समय की तत्कालीन, उन पे उन्होंने चर्चा की और उनके सुझाव और सिफारिशों को उन्होंने इसमें प्रकाशित किया था। अब वुड के आदेश पत्र के सुझाव व सिफारिशें आखिर थी क्या, तो वो यहाँ पे है कि वुड कहते हैं कि आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि भारत में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी कंपनी की है। सीधा सीधा वुड ये कहते हैं कि भारत में इस समय कौन शासन देख रहा है, कंपनी देख रही है। तो अगर भारत में शिक्षा है उसको हमको प्रचार प्रसार करना है या शिक्षा को कंप्लीटली डेवलप्ड करना है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी। दूसरा पॉइंट है आदेश पत्र में अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों को शिक्षा के माध्यम के रूप में निर्धारित किया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि कंप्लीटली इंग्लिश को हम लोग ये लोग करा रहे थे, फॉलो कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदेश पत्र में बोला गया कि अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में निर्धारित किया गया। उन्होंने बोला कि अभी जो छोटा बच्चा है जो सीख रहा है उसको मातृभाषा में सिखाओ, धीरे धीरे उसे अंग्रेजी माध्यम की ओर लेके आओ। आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए 4 उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। तो वो 4 उद्देश्य क्या थे कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनके मानसिक और नैतिक चरित्र में सुधार करना। उन्होंने बोला कि भारतीयों के अंदर जब शिक्षित होंगे तो उनके नैतिक और मानसिक जो चरित्र है उसका भी निर्माण होगा। दूसरी सिफारिश इसमें थी कि भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान से परिचित कराकर उन्हें भौतिक समृद्धि प्रदान करना, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न नॉलेज है उसको इनको प्रोवाइड कराओ। यानी जैसे आपका आज का रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो ये सारे ज्ञान इनको उपलब्ध कराओ, इनको प्रोवाइड कराओ। भारतीयों को सरकारी पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति बनाना। उन्होंने कहा कि भारतीय जो हैं उनको पद के लिए पहले तैयार करो, इनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ। भारतीयों को अपने देश को समृद्ध बनाने में मदद करने के लिए तैयार करो। हालांकि पहले से हम अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी वुड ने ये बोला कि अभी कमियां हैं तो इनको क्या करो, एजुकेट करो और इनको ऐसे तैयार करो ताकि ये अपने देश को समृद्ध बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकें। फोर्थ यहाँ पे अनुशंसा की गई कि आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी। यहाँ बोला गया कि भैया इनको जो उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इनके लिए कॉलेजेस, विश्वविद्यालय जो हैं उनकी स्थापना आप कराइए। और कहाँ पे कराएं, तो उस टाइम पे यही बड़ी 3 प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बंबई और कोलकाता, तो यहाँ पे इनको स्थापित कर दीजिए। आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया था कि पूरे भारत में व्यवस्थित शैक्षणिक संस्थानों की एक योजना लागू की जाएगी। कि किस तरीके की वो योजना रहेगी कि मिडिल स्कूल से पढ़ के बच्चा हाई स्कूल आएगा, हाई स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन करेगा और कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय जाएगा जहाँ पे वो अपनी अन्य डिग्रीज कंप्लीट करेगा। आज भी हम ऐसा ही करते हैं कि हम प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, मिडिल स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, देन हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के बाद आज हम विश्वविद्यालय में अपने अन्य जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग। अब पहला यहाँ पे आयोग आता है भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर आयोग भी बोला गया। तो ये क्या था कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। 1857 की क्रांति होती है, बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है और उसको पहला अटेम्प्ट भी बोला जाता है स्वतंत्रता के लिए। तो सोचिए किस लेवल पे वो रही होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े कुछ समय के लिए थोड़ा सा पॉज आता है जहाँ पे शिक्षा के बारे में थोड़ी कम बात होती है। लेकिन सन 1800 में लॉर्ड रिपन जो होते हैं इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत कर लिए जाते हैं। तो जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। अब इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर को बनाया जाता है। इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी इसीलिए जाना गया क्योंकि इसके जो हेड थे वो कौन थे, सर विलियम हंटर थे। अब ये आयोग क्या करता है, तो आयोग कुछ सुझाव और सिफारिशें देता है। वो सुझाव और सिफारिश क्या थे, तो इनके सुझाव और सिफारिश इस प्रकार थे कि प्राथमिक शिक्षा
का एकमात्र उद्देश्य है जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने बोला कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनसाधारण, कोई भी आम आदमी है तो उसके अंदर भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, उसके पास तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बोला कि देखो, इस टाइम पे एजुकेशन से कौन पिछड़ रहा है, तो आदिवासी जो हैं जंगलों में रह रहे हैं वो पिछड़ रहे हैं, उसके अलावा जो पिछड़ी जाति हैं तो वो पिछड़ रही हैं। तो इनके लिए थोड़े से जो कंपनी है, सरकार है, इनको क्या करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए ताकि ये लोग भी मुख्य धारा के अंतर्गत आ सकें। प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें। यह काफी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बोला गया था कि प्राथमिक शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए, व्यवहारिक बनाना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, और जो उनका पाठ्यक्रम है उसके अंदर ऐसे विषय सम्मिलित होने चाहिए जो कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाए, इन फ्यूचर जाके वो कम से कम अपनी जीविका को चला सकें। ऐसा इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। उन्होंने बोला कि जो सरकार है उस समय जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड कराइए। आप किस तरीके का संरक्षण, जो कमियां हैं वहां पे उनको आप दूर करिए। बिल्डिंग खराब है तो बिल्डिंग को बनवाइए, शिक्षक नहीं है तो शिक्षक उपलब्ध कराइए, शिक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ है उनको उपलब्ध कराइए, और इस तरीके से क्या करिए, संरक्षण प्रदान करिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, सरकार हर जगह जाके तो सारी चीज़ों को नहीं डील कर सकती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसको, जिला परिषदों को और नगर पालिकाओं या फिर जो भी स्थानीय निकाय हैं उनको दे देना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप प्राथमिक शिक्षा को क्या करिए भाई, प्रमोट करने का काम करिए और प्राथमिक शिक्षा को लोगों तक पहुंचाइएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑकलैंड और कर्जन का क्या योगदान रहता है इसको। तो ऑकलैंड और कर्जन का योगदान क्या था, ऑकलैंड ने जहां प्राथमिक शिक्षा को देसी भाषा के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक छोटी सी पहल की थी। ऑकलैंड ने क्या प्रयास किया था, उन्होंने कहा कि आम जनता तक अगर एजुकेशन पहुंचानी है तो इसके लिए देसी भाषाओं का प्रयोग करो, अपनी भाषा में बहुत अच्छे से सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे और एजुकेटेड हो जाएंगे। वहीं पे कर्जन ने क्या किया, तो कर्जन ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को राज्य का दायित्व मानते हुए उसे बेहतर और नियंत्रित करने का बड़ा प्रयास किया। उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो किसका दायित्व है, वो राज्य का दायित्व है, तो इसलिए एक प्रॉपर वे में, एक योजनाबद्ध तरीके से इसको क्या करो, आप डील करिए। अब ऑकलैंड का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या योगदान रहे। तो बेसिकली ऑकलैंड का योगदान, ऑकलैंड 1839 में ये यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने देसी शिक्षा को इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था। ऑकलैंड ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हायर वर्ग को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, धीरे धीरे छन छन के ये कहाँ तक पहुंचेगी, निम्न वर्ग तक भी ये पहुंच जाएगी। तो इन्होंने हालांकि इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, हालांकि इन्होंने इसको फॉलो कराया, लेकिन साथ ये भी ध्यान रखा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने यहाँ महसूस किया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा जो अफोर्ड कर सकता है शिक्षा वो तो अफोर्ड कर ही रहा है, लेकिन आम जनता जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है उनके पास तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। और किस तरीके से पहुंचनी चाहिए, तो देसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए, क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों की भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि पता नहीं कैसे ही अंग्रेजों ने डील किया होगा, आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि कितनी सारी विविध भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने वर्नाकुलर जो स्कूल्स हैं उनके लिए इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने बोला कि उन्होंने देसी भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूलों को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन दिया, जिसे उस समय देसी स्कूलों की ओर ध्यान देने वाली नीति माना गया। वर्नाकुलर स्कूल बेसिकली वैसे स्कूल होते हैं जो लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, तो आपके वो वर्नाकुलर स्कूल बोला जाता है। तो उस टाइम तक ऐसी कोई नीति नहीं आई थी, लेकिन ऑकलैंड ने ही ये बोला था कि हमको क्या करना चाहिए, देसी स्कूलों की ओर ध्यान देने वाली नीति यही लेके आए थे, जिसको वर्नाकुलर नीति भी बोला गया है। उसके अलावा इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया था कि जिला स्तर पर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल स्थापित किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी क्या होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी उसे रन कराने की।
ये कुछ ऑकलैंड के योगदान थे। उसके अलावा थोड़ा लॉर्ड कर्जन के भी देख लेते हैं कि इनके क्या योगदान रहे हैं। तो 1904 में ये लॉर्ड कर्जन की योगदान देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सरकारीकरण, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को सरकारीकरण कर दिया था। उन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा है वो जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो कर्जन ने माना कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया और इसके लिए सरकार से धन की भी क्या की, वृद्धि करने की मांग की। इन्होंने बोला कि सरकारी शिक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है प्राथमिक शिक्षा, तो इसलिए अब क्या प्रोवाइड कराइए, थोड़ा सा धन भी प्रोवाइड कराइए। उसके अलावा इन्होंने गुणात्मक जो सुधार है उनकी भी इन्होंने बात की थी कि केवल स्कूल खोलना ही नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या में सुधार के लिए समितियों का भी इन्होंने गठन किया। क्योंकि इन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल खोल दिया हमने और उसके अलावा लोगों तक एजुकेशन पहुंच जाएगी, नहीं, उसके लिए आप प्रॉपर क्या करते रहिए, एग्जामिन करते रहिए। क्योंकि स्कूल खोलने के बाद उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय समय पर जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। और उसके अलावा जो कैरिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसके लिए भी समय समय पर क्या बननी चाहिए, ऐसी कमेटियां बननी चाहिए जो उनमें जरूरत के हिसाब से क्या करती रहें, सुधार करती रहें। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया है कि शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण इन्होंने करवाया। 1904 के शिमला शिक्षा सम्मेलन और तत्कालीन नीतियों के माध्यम से उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को अधिक अनुशासित और सरकारी पर्यवेक्षण में लाया। उन्होंने बोला जो भी सरकारी स्कूल हैं या उस टाइम के स्कूल्स हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका सुपरविजन होता रहना चाहिए समय समय पे, ताकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होती रहे। शिक्षा नीति 1913 क्या थी, तो कर्जन ने ही बाद में 1913 की शिक्षा नीति की भी नींव रखी थी, जिसमें सभी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया था। वही सारी चीजें अभी ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक्स जो भी थे, हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में अपने जितने भी टॉपिक्स देखे थे उन सारे टॉपिक्स को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की जानकारी हमने देख ली है। उसके अलावा हमने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को भी देख लिया है, उसकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, क्या कमियां थी, क्या क्वालिटीज़ थी, उनको हमने कवर कर लिया है। वुड का घोषणा पत्र क्या था, उन्होंने क्या अनुशंसाएं की थी, 100 पैराग्राफ वाला अभी हमने पढ़ा था, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज होगा तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। हंटर आयोग को भी हमने देख लिया है। उसके अलावा डिटेल में हमने ऑकलैंड और कर्जन के जो भी योगदान थे उनको भी हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई थिंक मैंने आपके 3 टॉपिक जो इस बुक के थे वो कवर कर दिए हैं और आपने इस वीडियो को देख के काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गए तो इसको कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए आप, और कल जल्दी ही हम इसका क्या लेके आएंगे, एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे जिसमें हम इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उनको अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें से MCQs होंगे, अति लघु होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।